तो एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज देखेंगे हम बल। न्यूटन ने नियम दिए हैं, उसमें से देखिए पहला नियम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूर आता है। इसमें आता क्या है बताइए। जो न्यूटन का पहला नियम है वो किसकी परिभाषा करता है? तो जो पहला नियम है वो करता है बल की परिभाषा। ठीक है, पहला नियम बल की परिभाषा देता है और दूसरा नियम बल का व्यंजक या बल का फॉर्मूला देता है। F बराबर ma होता है। देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ है जी, F बराबर ma। m मतलब द्रव्यमान, a मतलब त्वरण। ठीक है, तो जो बल न्यूटन का पहला नियम है, पहला नियम बल की परिभाषा देता है तथा दूसरा नियम न्यूटन का दूसरा नियम बल का व्यंजक या बल का फॉर्मूला देता है। देखिए बलों के प्रकार, बल कितने प्रकार के होते हैं? पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा होता है? दो पिंडों या दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसके आगे परिभाषा भी है देखिए। और विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, दो नाविकों के बीच लगने वाला। ठीक है, नाभिकीय बल और दुर्बल बल। देखिए इसमें से गुरुत्वीय बल सबसे कमजोर जबकि नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल है। इसे याद रखिएगा। जो गुरुत्वीय बल होता है वो सबसे कमजोर या क्षीण बल होता है। क्यों क्षीण बल होता है? क्योंकि उनके बीच परास अधिक होता है। यह गुरुत्वीय बल लगता है तो दो पिंड जो होते हैं, दो ग्रह होते हैं, उनके बीच क्या होता है? दूरी बहुत होती है। दूरी ज़्यादा होने के कारण उनका बल क्या होगा? उनका बल कमज़ोर होता है, क्षीण होता है। जबकि नाभिकीय बल कैसा होता है? नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल होता है। ठीक, अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। बताइए मैंने इससे पहले परिभाषा। यदि एक किलोग्राम के दो पिंडों को 1 मीटर की दूरी पर रख लिया जाए, एक पिंड जो है 1 किलोग्राम का, एक पिंड जो है 1 किलोग्राम का, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, इस प्रकार रखा जाए तो इनके मध्य 6.67 × 10⁻41 न्यूटन का बल लगेगा। यह बल बहुत कमज़ोर होने के कारण इसका अनुभव नहीं होता है। देखिए इनके बीच अनुभव नहीं करते हैं हम बल का, लेकिन फिर भी बल लगता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होने के कारण इसका अनुभव नहीं होता है, लेकिन दो पिंडों के बीच लगता है ये। अब देखिए गुरुत्वीय बल, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है उस बल को पृथ्वी का गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल, ये बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है। ठीक है, ये बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है एवं परास अधिक होती है इसकी। अब देखिए प्रबल बल, प्रबल मीन्स बहुत अधिक बल। तो नाभिकीय एवं आकर्षण बल है। यह कैसा बल है? नाभिकीय बल है। यह अति लघु परास बल है, यानी इनके बीच क्या होती है? परास बहुत कम होती है, दूरी बहुत कम होती है। अति लघु परास बल है, इसे ही प्रबल बल कहते हैं। दुर्बल बल, अत्यंत लघु परास वाला बल दुर्बल बल कहलाता है। अब देखिए घर्षण बल। घर्षण, जो हम चल पाते हैं जमीन में वो घर्षण बल के कारण ही चल पाते हैं। कभी आपने देखा होगा फर्श में पानी पड़े होने के कारण हम गिर पड़ते हैं। क्यों गिर पड़ते हैं? वहाँ घर्षण की कमी होने के कारण। यानी जो भी बल आपकी गति का विरोध करे तो वो बल होता है घर्षण बल। ठीक है, देखें हम किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। सापेक्ष गति जो हो रही है उसका विरोध करता है वो घर्षण बल है। इसकी दिशा सदैव वस्तु की दिशा के विपरीत होती है। यानी कि आप यदि इस तरफ चल रहे होंगे तो बल कहाँ लगेगा? बल उसके जस्ट विपरीत लगेगा। यानी कि आपको रोकेगा तो कहाँ बल लगाना पड़ेगा? जस्ट आपकी गति के विपरीत दिशा में।
घर्षण बल परस्पर संपर्क में आने वाली सतहों की प्रगति पर निर्भर करता है, परंतु इनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? इस सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी सतह की प्रकृति कैसी है। यदि ज़्यादा खुरदरापन होगा तो घर्षण बल ज़्यादा होगा, और जहाँ ज़्यादा चिकनाहट होती है वहाँ क्या होता है? घर्षण बल नगण्य या बहुत कम होता है। इसी कारण जैसे पानी गिरा देते हैं, घी गिरा देते हैं, तेल गिरा देते हैं, वहाँ पर व्यक्ति गिर पड़ता है। अब देखेंगे हम घर्षण बल से लाभ। घर्षण बल से लाभ कौन कौन से हैं? घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी की सतह पर चलते, दौड़ते एवं सीधा खड़े हो पाते हैं। यदि घर्षण बल ना हो तो हम चल नहीं सकते। माचिस की तीली को माचिस की सतह पर रगड़ने पर घर्षण बल के कारण ही वह जल पड़ती है। ठीक है। और गाड़ियों के ब्रेक घर्षण बल के कारण ही कार्य करते हैं। ठीक है। जो ब्रेक लगाए जाते हैं ना, उनमें घर्षण ही होता है। जो ब्रेक होते हैं वो पहियों के बीच घर्षण के कारण ही गाड़ी रुक जाती है। घर्षण बल से हानि। घर्षण बल के कारण ही वाहनों के टायर घिस जाते हैं। हानि क्या है? घर्षण होने के कारण ही टायर क्या होते हैं? घिसते हैं, इसलिए हमें बदलने पड़ते हैं 4-5 साल में टायर। जूते घर्षण बल के कारण ही घिस जाते हैं। अब देखिए, स्नेहक का प्रयोग करके जैसे तेल, ग्रीस आदि एवं बाल बेयरिंग का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। ठीक है, बताया मैंने। कहीं पर भी तेल डाल देंगे आप फर्श में तो घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहियों की टायरों में छोटे छोटे खांचे बने होते हैं, ये घर्षण बल बढ़ा देते हैं, जिससे वाहन फिसलते नहीं हैं। हमेशा आपने देखा होगा, जैसे बाइक हो आपकी या कोई भी कार हो, उसमें जो पहिए होते हैं, उस पहियों में जो काले काले होते हैं उसमें खांचे टाइप के बने रहते हैं। खांचे क्यों बने रहते हैं? जिससे कि घर्षण अधिक हो, कोई भी गाड़ी हो ब्रेक मारने पर तुरंत रुक जाए। यदि यही गाड़ी चिकने पर चल रही होगी तो घर्षण कम होने के कारण वो फिसलती चली जाएगी। ठीक है। अब देखिए उत्तोलक। अब देखिए, ये 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं और इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनता है पेपर में। देखिए, उत्तोलक है क्या? पहले समझिए उत्तोलक है क्या। उत्तोलक एक सरल मशीन, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर आधारित। क्या है एक उत्तोलक? एक सरल मशीन जिसमें कि हमें कम बल लगाकर ज़्यादा कार्य प्राप्त हो सके, वो कहलाता है उत्तोलक। ये जैसे कैंची, प्लास, साइकिल का ब्रेक आदि ये होते हैं। अब देखिए, उसमें प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या होता है। प्रथम प्रकार का उत्तोलक वो होता है, आप हमेशा कैंची से याद रखिए। जो कैंची होती है, कैंची से याद रखिए। कैंची इस प्रकार होती है, देखिए यहाँ पकड़ने के लिए बना रहता है। कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। क्यों उत्तोलक है? जिसमें कि आलंब वो बिंदु होता है जिस पर मशीन काम करती है, वो है आलंब। ठीक है। देखिए, यहाँ पर कैंची इस प्रकार है, इसमें बीच में आलंब होता है। और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक होता क्या है? देखिए, सरौता से याद रखिए। सरौता इस प्रकार होता है, इस प्रकार से। इसमें क्या है? बीच में सुपारी रखी जाती है। सरौता सुपारी काटी जाती है ना, इसमें बीच में भार होता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में बीच में भार होता है। पहले प्रकार के उत्तोलक में बीच में आलंब होता है। आलंब पता है ना आपको क्या होता है? आलंब जिस ऐसा बिंदु जिस पर मशीन कार्य करे। ठीक है। और तीसरे वाले प्रकार के उत्तोलक में, उसमें बीच में क्या होता है? उसमें बीच में आयास होता है। ठीक है। पहले में आलंब, दूसरे में भार और तीसरे में आयास। देखिए, अब कैंची। पहले प्रकार के उत्तोलक कौन से? कैंची, प्लास, साइकिल का ब्रेक, डंडी तराजू, हैंडपंप, ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक है। इनमें हमेशा हैंडल किनारे होगा पकड़ने के लिए, और बीच में एक प्रकार का बोल्ट टाइप का लगा होगा जिसके चारों ओर ये काम करेगी।
और यहाँ पर आपका भार रखा जाएगा। एक किनारे भार होगा और एक किनारे पकड़ने के लिए होगा, जिस पर हम बल लगाएंगे, जिसे आयास कहेंगे। यहाँ आयास, यहाँ आलंब और यहाँ भार होता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में जैसे सरौता है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन होती है। नींबू निचोड़ने वाली मशीन का काम क्या होता है? देखिए, इस प्रकार वो नींबू निचोड़ने की मशीन होती है। यहाँ पर नींबू रखा जाता है और यहाँ पर बल लगाकर उसे दबा दिया जाता है, जिससे कि नींबू से रस निकल आता है यहाँ से। तो यहाँ देखिए एक पॉइंट है जिस पर पूरी मशीन काम कर रही है। तो ये क्या है? ये आलंब है, ये भार है और यह यहाँ पर आयास। तो इसमें बीच में भार होता है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक जैसे कि चिमटा, इसमें बीच में आयास होगा। देखिए चिमटा इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है चिमटा। तो यहाँ से कोयला पकड़ा जाता है और बल कहाँ लगाया जाता है? बल यहाँ पर लगाया जाता है। यानी बीच में क्या हुआ? बल जिसे कहते हैं आयास। और किनारे क्या है? ये बिंदु वो है जिस पर ये मशीन काम कर रही है। तो ये क्या हो गया? आलंब हो गया। और यहाँ एक किनारे पर भार हो गया। अब देखिए, इससे जो यांत्रिक लाभ प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है? प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एक से कम प्राप्त हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है और एक से अधिक भी प्राप्त हो सकता है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक से यांत्रिक लाभ। और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक से यांत्रिक लाभ एक से हमेशा अधिक प्राप्त होता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में एक से अधिक यांत्रिक लाभ प्राप्त होता है। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में ये कितना काम कर पाते हैं? एक चिमटा है, चिमटा कितना काम कर पाएगा? थोड़ा सा कोयला उठा पाएगा। यानी कि इसमें एक से कम ही प्राप्त होगा, एक से कम यांत्रिक लाभ प्राप्त होगा। और जो नींबू होता है, सरौता होता है। अब देखिए सरौता से ही देखिए कितनी कठोर सुपारी होती है, वो कोई नहीं ऐसे तोड़ सकता है, लेकिन सरौता आसानी से तोड़ देता है। इसीलिए इसमें यांत्रिक लाभ जो होता है एक से अधिक प्राप्त होता है। याद रखिए, ठीक है। नींबू इस प्रकार निचोड़ा जा सकता है। सबसे बड़ी बात सुपारी, ये देखिए सुपारी ऐसा एक ठोस पदार्थ है जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन सरौता से आसानी से तोड़ सकते हैं। यानी कि लाभ कितना प्राप्त हुआ? बहुत ज़्यादा, यानी कि एक से अधिक। ठीक है, इस प्रकार याद रखिए। जो क्वेश्चन आ जाता है, बताइए किस में एक से कम प्राप्त होता है, किस में एक से अधिक प्राप्त होता है, या ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। बताइए द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ क्या होता है? एक से कम, दूसरे में एक से अधिक, तीसरे में एक के बराबर, इस प्रकार देगा। तो दूसरे वाले में एक से अधिक प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखिए गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र क्या होता है? किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार होता है, समस्त भार काम करता है, वो उसका गुरुत्व केंद्र होता है। जैसे हमने एक पेन को अपनी उंगली में रखा, ठीक है, तो जिस तरफ उसका भार होगा उसी तरफ गुरुत्व केंद्र को रखेंगे। कोई भी भारी चीज होती है, उसका भार जिस तरफ ज़्यादा होता है उसी तरफ उसका गुरुत्व केंद्र खिसक जाता है। तो ये गुरुत्व केंद्र होता है। जिस पर वस्तु स्थिर रहे वही उसका गुरुत्व केंद्र है। जैसे कि ये कोई वस्तु है, यहाँ से डंडा मोटा है, यहाँ से पतला है, देखिए, तो गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा? यदि हमें इसको उंगली पर रखना है तो उंगली पर रखने के लिए, यहाँ बैलेंस बनाने के लिए यहाँ से रखेंगे हम, यहाँ कहीं पर, जिससे कि ये जो डंडा है वो उंगली पर स्थिर हो जाएगा। तो ये होता है गुरुत्व केंद्र। अब देखिए सामान्य जो छड़ होती है उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? छड़ के अक्ष का मध्य बिंदु जो होता है वो किसी भी छड़ का क्या होता है? गुरुत्व केंद्र होता है। अब त्रिभुजाकार ठोस का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? जिस त्रिभुजाकार है कोई, इसकी माध्यिकाएं जहाँ काटती हैं, इसकी माध्यिकाएं जहाँ काटती हैं वहीं पर इसका माध्यिकाओं का कटान बिंदु भी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होता है। वर्गाकार या आयताकार ठोस का गुरुत्व केंद्र क्या होता है? जो वर्गाकार या आयताकार है तो इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण जिस बिंदु पर काटते हैं तो वही बिंदु इस वर्गाकार या आयताकार ठोस का
गुरुत्व केंद्र होगा। वृत्ताकार पटल का गुरुत्व केंद्र, इसका वृत्त का केंद्र होता है। समांतर चतुर्भुज, इसमें क्या होता है, देखिए समांतर चतुर्भुज में विकर्णों का कटान बिंदु, समांतर चतुर्भुज कैसा बनता है, इस प्रकार बनाया जाता है। इसमें जो विकर्ण होते हैं इनका कटान बिंदु जो होता है यही समांतर चतुर्भुज का गुरुत्व केंद्र होता है। ठीक है, अब देखिए ठोस गोला, ठोस गोला तो गोले का केंद्र ही उसका गुरुत्व केंद्र होता है। अब देखिए ये बहुत पूछा जाता है, शंक्वाकार ठोस और खोखला शंकु। यदि कोई ठोस शंकु है उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा और कोई खोखला शंकु है उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा। समझने वाली बात है, मैंने बताया है आपसे कि जहाँ पर उसका भार ज़्यादा होगा वहीं पर उसका गुरुत्व केंद्र खिसकेगा। जो ठोस शंकु होगा उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, क्योंकि देखिए शंकु इस प्रकार होगा, शंकु इस प्रकार होगा, ये ठोस शंकु पूरा, तो गुरुत्व केंद्र होगा जो नीचे की ओर खिसकेगा ज़्यादा, यानी उसके 1/4 आधार से 1/4 पर उसका गुरुत्व केंद्र होगा। लेकिन जो जब खोखला होगा यही शंकु तो उसका गुरुत्व केंद्र और ऊपर होगा, यानी कि 1/3 पर। ठीक है, तो ठोस शंकु का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, 1/4 पर, और खोखले शंकु का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, 1/3 पर। ठीक है, याद रखिएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है, बकाया कल होगा।